अगर कोई राजनीति में जाकर के परिवर्तन लाना चाहता है तो उसको हमारे तो कोई भी ईडी की रेड करवा के देख सकता है, हमारे तो खाते चेक करवा सकते हैं, हमारे तो खाते। हम जानना चाहेंगे कि रवि आजाद कैसे बना। पीआर धान की खरीद के सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन रिजल्ट शून्य है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, लगभग 13 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ हुए। आप किसान यूनियन से जुड़े हैं, आजकल तो किसान यूनियन पर भी भारी फंडिंग के बड़े आरोप लग रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप भी उन्हीं की भाषा बोल रहे हो? सरकार चाह रही है कि एक भी किसान नेता लोकसभा के चुनाव से पहले बाहर नहीं रहना चाहिए, वो जेल के अंदर होना चाहिए। आजाद जी, आपकी यूनियन के जो सुप्रीमो हैं उन पर भी आरोप लगते हैं कि पहली बात तो जब आंदोलन पीक पर था वो रो रहे हैं किसानों के लिए और उनका भाई बीजेपी के कार्यक्रम करवा रहा है। दूसरा, आजकल उनकी जो पगड़ी का रंग बदला है, बहुत बड़ा इशू है। अभी मुद्दा है बीजेपी को, आरएसएस को सत्ता से उखाड़ फेंकने का। सोशल मीडिया पर कि साथियों आओ, और हरियाणवी में बोलते हैं कि बिंडों को तेल लगा लो, ऐसी कुछ आपकी बातें हैं, और जब मौका आता है उससे में दिखाई नहीं देते। ये आरोप कितने सत्य? नमस्कार, द मीडिया हाउस में आपका स्वागत है। चाय पर चर्चा में आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं रवि आजाद, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवा विंग के किसान मोर्चा के बड़े संघर्ष साथी हैं। आप इस चेहरे को देख करके पहचान सकते हैं, और खास करके जब सोशल मीडिया की बात आती है तो इनकी बहुत सारी वीडियो वायरल होती है। स्वागत है रवि जी आपका सबसे पहले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों को नमस्कार। चाय पर चर्चा करेंगे, आप चाय लीजिए साथ में। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। रवि, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि रवि आजाद कैसे बना। देखिए, लगभग 10 साल से ज़्यादा का समय हो गया, और जब हम स्कूल से और कॉलेज में आए, और उस समय कॉलेज में हम आंदोलन करते थे बढ़ी हुई फीस को लेकर के, तमाम जो वहाँ पर स्टूडेंट्स को समस्याएं होती थी जी। तो वहीं से जो है रवि आज़ाद हो गया, और अब तो सब जानते ही रवि आजाद के नाम से है। ये रवि आजाद खुद का कोई टैगलाइन दिए या कोई लोगों ने काम देख करके टैगलाइन दी? नहीं, हमने खुद को कोई टैगलाइन नहीं दी, ये तो हमारे साथियों की दी हुई है, और फिर सब बोलने लगे तो फिर अब हमें भी बोलना पड़ता है। रवि आजाद किसानों के लिए आवाज उठाते रहते हैं, किसानों के मुद्दे, चाहे वो 13 महीने का वो सफर रहा हो या आज के दिन जो समस्याएं हैं वो रही हो। क्या लगता है आज के दिन भी ऐसी ही दिक्कतें हैं किसानों के सामने? देखिए, दिक्कतें बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि केंद्र की सरकार ने रबी की फसलों का 6 फसलों का एमएसपी बढ़ाया अभी, और लगभग उसमें गेहूं के 150 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों के 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाए हैं। लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि किसानों की आय दुगनी होगी, C2+50 के हिसाब से किसानों को उपज का दाम मिलेगा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी। सरकार हर बार रबी और खरीफ के फसलों का, कुछ फसलों का मूल्य बढ़ाती है, लेकिन वो केवल एक रस्म अदायगी है। उसमें भी हमें खरीद की गारंटी चाहिए, क्योंकि किसान की फसल औने पौने दामों में बिकती है। किसान पैदा तो कर लेता है, लेकिन बेचने के लिए किसान को फिर दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। CACP की रिपोर्ट आई कि लगभग 9% महंगाई बढ़ी, यानी कि खरीफ की खेती का खर्चा बढ़ा, और रबी की फसलों का जब सरकार मूल्य बढ़ाती है तो वो 2 से 7% बढ़ाती है। फिर आप देखिए कि अभी जो मंडियों में स्थिति है, एक तरफ बाजरे का किसान परेशान है, मेरी फसल मेरी ब्यौरा जो पोर्टल है वो खामियों से भरा हुआ पूरा पोर्टल है। एक आदमी पूरे गांव का पंजीकरण करवा लेता है। धान की स्थिति आप देखिए, 5 दिन से पूरे देश में बासमती धान की बिक्री बंद पड़ी है।
मंडियां अटी पड़ी हैं, मौसम खराब है, पीआर धान की खरीद के सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन रिजल्ट शून्य है। पीआर धान एमएसपी पे नहीं बिक रहा, किसान 15-15 दिन से मंडी में बैठा है। बासमती धान एक्सपोर्टर की जो हड़ताल है, सरकार ने मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस तय कर दिया $1200 प्रति टन, और जो निर्यातक है वो कह रहे हैं कि 850 प्रति टन होना चाहिए डॉलर। आज 5 दिन से बासमती धान की खरीद बंद है, 1000 रुपये 1200 रुपये नीचे प्रति क्विंटल धान आ गई। किसान मंडियों में बैठा है, सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। सरकार ये कह रही थी कि हम आय दोगुनी कर देंगे किसानों की। आप एक बड़ा इशू ये देखिए, पिछले दिनों आपने देखा कि सुभाष चंद्रा के 5000 करोड़ से ज्यादा माफ हो जाते हैं। सन्नी देओल जो फिल्म अभिनेता है, 563 करोड़ रुपए बैंक उनको नोटिस देता है कुर्की के, अगले ही दिन बैंक माफी मांग लेता है कि भाई हमने तो गलती से दे दिया। ऐसे ही सुभाष चंद्रा के केस में हुआ। 9 साल जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, लगभग 13 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ हुए। पिछले दिनों आपने हांसी में देखा कि 5 लाख के लिए किसान की जमीन की कुर्की निकाल दी। अभी हमारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में एक हसाण गांव है, वहां के किसान का आज सुबह मुझे फोन आता है, मेरे पास व्हाट्सएप आए हुए, घर में 4 मेंबर हैं, 8 लाख का लोन नहीं भर पाया, घर में डेथ होगी, हारी बीमारी आ गई, बैंक ने गिरफ्तारी के नोटिस निकाल दिए। यानी कि उद्योगपतियों के तो नाम भी नहीं बताओगे और किसानों को सरेआम जलील करोगे, उपज उसकी बिकेगी नहीं। नकली बीज के हालात आप देख लीजिए, गुलाबी सुंडी की वजह से पूरी कपास खराब होगी। आप जो आय दुगनी की बात कर रहे हैं, आय तो मैं नहीं कर रहा, सरकार ने सरकार कर रही है। हाँ, सरकार कर रही है, लेकिन आय तो घटी है। पहली बात तो सरकार यही बता दे कि किसान की आय कितनी है। आज अगर किसान को डीएपी और यूरिया के लिए भी 3 किलोमीटर लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। एक जांडली गांव के किसान है दलेल सिंह, वो 72 साल के थे, वहां जो है भूना में खाद के लिए लाइन में लगे हुए थे, पीने तक का पानी नहीं मिला, उनको अटैक आया, उनकी डेथ होगी। जिम्मेवार कौन है? हालात ये है कि जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार सरकार एमएसपी तो देना नहीं चाहती, सरकार कर्ज देना चाहती है कि किसान की जमीन बैंक में आ जाए। बैंक भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, रोजगार है ही नहीं। तो इसी प्रकार के हालात रहे तो फिर कॉर्पोरेट कंपनियों की तो नजर है आपकी जमीनों की। आप किसान यूनियन से जुड़े हैं, आजकल तो किसान यूनियन पर भी भारी फंडिंग के बड़े आरोप लग रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप भी उन्हीं की भाषा बोल रहे हो? नहीं, देखिए, हम तो बिल्कुल स्पष्ट हैं। हमारे नेताओं के हमारे तो कोई भी ईडी की रेड करवा के देख सकता है, हमारे तो खाते चेक करवा सकते हैं, हमारे तो खाते मिलेंगे माइनस में और देनदारी मिलेगी, क्योंकि हमें तो मतलब इंटरेस्ट पे पैसे लेके भी लड़ाई लड़नी पड़ती है, क्योंकि जिम्मेवारी है। रही बात फंडिंग की, न्यूज क्लिक वाला जो एफआईआर का मामला है, क्योंकि 5% पत्रकार बचे हैं देश में जो गोदी मीडिया का पार्ट नहीं है, बाकी तो गोदी मीडिया हो चुकी है मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया का आप हाल देख लो, ये तो वेब पोर्टल हैं जो थोड़ा जिंदा रख पा रहे हैं पत्रकारिता को। तो उसमें उन पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, एफआईआर हुई कि भाई किसान आंदोलन के दौरान चीन से वाया अमेरिका होते हुए न्यूज क्लिक के माध्यम से फंडिंग आई। तो सरकार जब इतनी बड़ी बात कह रही है तो फिर सरकार को वो तथ्य भी देश के सामने रखने चाहिए कि भाई किसके पास फंडिंग आई। आपको, सरकार को दर्द है कि उनको 3 कानून वापस लेने पड़े। सरकार को इस बात का दर्द है कि जिस प्रधानमंत्री का रथ कभी नहीं रुका, प्रधानमंत्री कभी उन्होंने कोई फैसला वापस नहीं लिया, किसानों ने उनको वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आज भी सरकार की नीयत और नीति खेती किसानी को लेकर के वही है। और संयुक्त किसान मोर्चा एक देश में बना है जो ये कहता है एमएसपी गारंटी कानून चाहिए, जो कहता है लखीमपुर खीरी का जो नरसंहार है उसमें केंद्रीय मंत्री की, अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी होनी चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है हम फिर आंदोलन करेंगे क्योंकि किसान की कर्ज माफी होनी चाहिए, किसानों की पेंशन का मुद्दा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पे कितनी बड़ी लूट हो रही है कि किसान को नुकसान और कंपनी को फायदा हो रहा है।
तो सरकार विपक्ष अपना काम नहीं कर पा रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा विपक्ष का भी काम कर रहा है और देश के किसानों की लड़ाई भी लड़ रहा है, बाकी जो वर्ग आंदोलन करते हैं हम उनका साथ देते हैं। तो सरकार हमें टारगेट करना चाह रही है, सरकार चाह रही है कि एक भी किसान नेता लोकसभा के चुनाव से पहले बाहर नहीं रहना चाहिए, वो जेल के अंदर होना चाहिए, ताकि ये लोग जो है इस लोकतंत्र को पूरी तरह से अपने शिकंजे में कस लें। रवि आजाद जी, आपकी यूनियन के जो सुप्रीमो हैं उन पर भी आरोप लगते हैं कि पहली बात तो जब आंदोलन पीक पर था वो रो रहे हैं किसानों के लिए और उनका भाई बीजेपी के कार्यक्रम करवा रहा है। दूसरा, आजकल उनकी जो पगड़ी का रंग बदला है, बहुत बड़ा इशू है। देखिए, पहली बात तो मैं बिल्कुल ठीक कर दूं कि टिकैत साहब देश के बड़े किसान नेता हैं और उनके भाई चौधरी नरेश टिकैत जी हैं जो बालियान खाप के अध्यक्ष भी हैं और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये बात आपके पास कैसे आई, लेकिन ये जानकारी गलत है कि उन्होंने कोई बीजेपी का कार्यक्रम करवाया। दूसरी बात, पगड़ी का रंग सारे हमारे हैं। हरा रंग हरियाली का प्रतीक, सफेद रंग शांति का प्रतीक और भगवा रंग जो है वो त्याग का प्रतीक है। और भगवा रंग कोई बीजेपी वालों ने मतलब कोई उसके ऊपर जो है ना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है क्या? वो त्याग का प्रतीक है। नहीं, देखिए, देश हमारा मान लेते हैं आपकी भावना, जो रंग हमें पसंद होगा वो प्रयोग करेंगे। देखिए, इन बातों के मायने निकाले जाते हैं। एलनाबाद उपचुनाव था, टिकैत साहब जाते हैं और सिर्फ एक बात कहते हैं कि वे जिसका जोड़ा है उसको वापस दे दो। अब ये आप इस बात के मायने आप अच्छी तरह से समझते हैं क्या हो सकते हैं, और वहां से अभय सिंह चौटाला चुनाव जीत जाते हैं। तो पगड़ी का रंग बदलने से किस प्रकार से मायने नहीं निकाले जाएंगे? देखिए, आज हमारी लड़ाई जो है वो बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ है, क्योंकि 750 किसानों की शहादतें हुई और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां महंगाई का, बेरोजगारी का, नौजवानों के मुद्दे और जो है चाहे वो स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, सुरक्षा का हो, और सबसे बड़ी बात है कि देश की अस्मिता और हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़। तो इनका सत्ता से जाना बहुत जरूरी है और मैं ये मानता हूँ 2024 से इनकी सत्ता से विदाई होगी तो एक प्रकार से ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई जीतने समान होगी। ये एक बड़ा संघर्ष चलेगा। अग्निपथ योजना तक आई, आपने देखा कि कैसे 19 साल का पंजाब का एक नौजवान शहीद हो जाता है, उसको शहीद तक का दर्जा नहीं मिलता। आज आप ये देखिए, ग्रुप डी के एग्जाम है अभी 21 और 22 तारीख में, तो कितने फार्म भरे गए हैं, 1000 बच्चों में से केवल 1 लग पाएगा। बेरोजगारी में हरियाणा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो इनकी सत्ता से विदाई बहुत जरूरी है और आगे जनता किसको मौका देती है वो जनता का काम है। हमारा काम तो ये बताना है कि जो इन्होंने बोला है और जो इन्होंने किया है उसको याद रखना कि इन्होंने क्या क्या बोला और क्या क्या इन्होंने करा है। रही बात एलनाबाद की, एलनाबाद में हमारा मुद्दा था बीजेपी को हराना, वहां बीजेपी आ रही है। मैं खुद संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से करीब करीब हम सभी साथियों के साथ 20 दिन तक वहां रहे। बीजेपी को हराना मुद्दा था तो टिकैत साहब दूसरे किसी भी प्लेटफॉर्म पे भी रैली कर सकते थे, अभय चौटाला के साथ ही क्यों नहीं? कोई हमने एक रैली चोपटा में करी और एक रैली हमने एक ही काफी है जिसमें जोड़ा उन्होंने कर दिया। दोनों रैली हमने करी, संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन ने की। अभय सिंह चौटाला ने कोई रैली नहीं की और उनकी रैली में नहीं गया कोई भी। देखिए, ये जग जाहिर सी बातें हैं, बात कहने का अपना अपना तरीका होता है। सारी एलनाबाद के चुनाव में सारी चीजें हमारे सामने हुई, हमने की है। दूसरी एक आपकी ही पार्टी किसान यूनियन, दूसरी चडूनी ग्रुप जिसको कहा जाता है, वो कहते हैं कि जब तक हम राजनीति में नहीं आएंगे राजनीति नहीं बदल सकती। आप कहते हैं कि राजनीति बदलने के लिए, बीजेपी को गिराने के लिए दूसरे दल का सहयोग करना चाहिए। क्या लगता है आपको इसमें? देखिए, 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि हम राजनीति में बदलाव के खिलाफ नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी मुद्दा राजनीतिक नहीं है, अभी मुद्दा है बीजेपी को, आरएसएस को सत्ता से उखाड़ फेंकने का। तो आपको संगठित होकर के इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। आप बटेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। तो क्या डिवाइड होंगे, जितने ज्यादा पार्टियां, जितने ज्यादा कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी को सीधा सीधा फायदा होगा। दूसरी बात, हम इसलिए राजनीति की बात नहीं करते क्योंकि अभी हमारी लड़ाई अधूरी है। 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डरों पे आंदोलन चला,
दिल्ली के बाद हरियाणा में 3 दर्जन आंदोलन हुए, सरकार की सब आंदोलनों में हार हुई। आज स्थानीय मुद्दों को लेकर के फरीदाबाद से लेके सिरसा से लेकर के अंबाला में गन्ने की पेमेंट से लेकर के हमारे हिसार में करीब करीब 5-6 आंदोलन अभी चल रहे हैं। अभी जनता ने हमें चुना आंदोलन करने के लिए, हमारा काम है आंदोलन करना। जिनको राजनीति के लिए जनता चुनेगी वो राजनीति करेंगे, लेकिन हमारी लड़ाई अधूरी है। और बीच की लड़ाई में अगर हम राजनीति की बात करेंगे तो लोगों की उम्मीद और आकांक्षाएं टूट जाएंगी। आप इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि हम जब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे तब तक बदलाव नहीं आ सकता। देखिए, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया एसकेएम का और बीकेयू का। हमारा एक ही मत है कि हम आंदोलन और संगठन के जरिए सरकारों को झुकाते रहेंगे। आज ये हैं, कल कोई और आएंगे, उनके खिलाफ भी लड़ते रहेंगे। अभी आपने संगठित होने की बात की, अगर तो फिर संगठित कहाँ रहे? नहीं, अगर कोई राजनीति में जाकर के परिवर्तन लाना चाहता है तो उसको हमारी शुभकामनाएं हैं जी, बधाई है उनको हमारी। एक आरोप रवि आजाद पर लगता रहता है जी कि रवि आजाद कोई भी कार्यक्रम होता है उसके लिए वीडियो डालते हैं, आते हैं सोशल मीडिया पर कि साथियों आओ, और हरियाणवी में बोलते हैं कि बिंडों को तेल लगा लो, ऐसी कुछ आपकी बातें हैं, और जब मौका आता है उससे में दिखाई नहीं देते। ये आरोप कितने सत्य हैं? देखिए, इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। आप पूरा हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, पूरा आप जेल जाने से लेकर के मुकदमों तक का और आंदोलनों का। हम हर आंदोलन में अपने आप को फ्रंट पर रखते हैं। हम कभी जेल से नहीं डरे, आधा दर्जन बार हम जेल गए। आज भी 20 से ज्यादा मुकदमे पूरे देश में और हरियाणा में हमारे ऊपर दर्ज हैं, और कोई ऐसा महीना नहीं निकलता जब हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज ना होते हो। 307 और 302 तक के मुकदमे भी दर्ज हैं। रवि आजाद का नाम भी है मुकदमों में? रवि आजाद का ही नाम है, वो स्टेट और रवि आजाद के मुकदमे हैं। एक इशू उस समय चला था, आपने जो बात कही कि हिसार में दुष्यंत चौटाला का कोई कार्यक्रम था, और उस समय हिसार के साथियों ने हमारे से एक अपील करवाई, कोई कोविड का हॉस्पिटल का यहाँ उद्घाटन था, और उस समय हमने अपील करी। और उस दिन मैं गांव में था जब दिल्ली का आंदोलन चल रहा था। तो उस समय फिर जब हम अपने घर से निकले तो फिर हमें पुलिस ने डिटेन कर लिया। तो कुछ जो भाई हमारे से इत्तेफाक नहीं रखते थे या हमारे से असहमत नहीं थे, तो वहां लाठीचार्ज हो गया हिसार में। उनको मौका मिल गया कि भाई रवि आजाद ने कॉल दी थी, हालांकि वो कॉल मेरी नहीं थी, कॉल वो हिसार की थी, मेरे से अपील करवाई थी। उन्होंने मुझे आने के लिए भी नहीं कहा, लेकिन फिर भी मैंने अपनी जिम्मेवारी समझ करके मैं आया। आने के लिए हम निकले तो मेरे को पुलिस ने डिटेन कर लिया, पीछे से वहां हिसार में लाठीचार्ज हो गया। कुछ जो हमारे से असहमत साथी थे उन्होंने इस प्रकार का एजेंडा चलाया, हमें उन्होंने सिखाया, हमने फिर इस बात को रिपीट किया कि जहां हम होंगे हम वहीं की अपील करेंगे। और दूसरी बात यह है कि भाई हम जो है पहले से, अब हम कोई भी कॉल देते हैं तो हम अपनी सुरक्षा की चीज़ें पहले से देख लेते हैं कि हम कहाँ रहेंगे, लोकेशन ट्रेस ना हो, और हम वहाँ पर। उसके बाद हमने कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा जिसमें प्रशासन हमें अपने शिकंजे में फंसा सके। किसान के जब भी कोई भी आंदोलन होते हैं टोल प्लाजा को ही टारगेट किया जाता है, ऐसे कोई विशेष बात इसके लिए? देखिए, टोल प्लाजा का भी एक बड़ा मुद्दा है। टोल प्लाजा सीधे सीधे आप ये कह सकते हो कि आप कोई व्हीकल लेकर के आते हैं, कार लेके आते हैं, आप 6 प्रकार के टैक्स देते हैं सड़क बनाने के लिए। कोई कमर्शियल व्हीकल लाता है 12 प्रकार के टैक्स देता है। उसके बाद भी सड़कों के ऊपर आपकी जेब काटना कानून बना करके, और लगभग डीजल आप जितने का खर्च करते हैं, पेट्रोल खर्च करते हैं, मान लो आपने 2000 रुपए का पेट्रोल यूज किया तो 500 रुपए टोल के देने पड़ेंगे। और अब तो टोल प्लाजा के आप वायरल वीडियो देखते हैं कि वो एक ऐसे आतंकी क्षेत्र हो गए कि आप परिवार सहित टोल पार नहीं कर सकते। गुंडे रखे जाते हैं, बाउंसर रखे जाते हैं। दिल्ली के आंदोलन के बाद, हालांकि हमने पहले भी कभी टोल नहीं दिया, लेकिन दिल्ली के बाद हमने एक मुहिम पूरे हरियाणा में भी चलाई, देश में भी चलाई कि किसान गुंडा टैक्स नहीं देगा, और हरियाणा में हम इसको 100% करने में सफल रहे हैं। आज यहाँ ये कहते हैं कि रही बात गुंडा टैक्स नहीं देगा, लेकिन रवि आजाद ने गुंडा टैक्स लागू कर दिया कि वो खुद आई कार्ड इशू करता है कि कहीं पर होने तो नहीं ऐसा नहीं है। वो क्या है, देखो कोई पहचान तो होती है।
चाहे वो उसके ऊपर जो है यूनियन का झंडा लगा हुआ हो या जो है आपका कोई पहचान पत्र हो, ऐसी कोई वो अलग अलग सब संगठनों के ही चलते हैं। हमको ये थोड़ी कहते हैं कि हमारे संगठन की गाड़ी निकालो, हम ये कहते हैं जायज सब संगठनों की निकालो। कोई अगर नाजायज तरीके से फायदा, डुप्लीकेट कार्ड बना रहे, एक बहुत बड़ा गिरोह सक्रिय हो गया, वो लोगों से पैसे लेते हैं, हमारे नाम से डुप्लीकेट कार्ड बना देते हैं, फिर वो टोल प्लाजाओं पे उनको रोका जाता है। वो भी हम रही बात आंदोलन करने की, टोल हाईवे जब हम जाम करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि टोल पे कर लिया जाए। भाई वहां बढ़िया शेड बन रहा है, बढ़िया पीने के पानी की व्यवस्था है, रात को लाइट है, और ये आंदोलन में भी टोल फ्री किए गए थे। इसका मकसद सिर्फ इतना था कि ये कॉरपोरेट के हैं टोल प्लाजा, या तो पॉलिटिशियन के डायरेक्ट हैं या इनके रिलेटिव्स के हैं। तो हमें बार बार, क्योंकि असल लड़ाई हमारी पूंजीवाद के खिलाफ आने वाला जो समय है, वो एक तरफ प्राइवेटाइजेशन, एक तरफ कॉरपोरेट के हमले आपके घर और आपकी थाली तक रहेंगे, और एक तरफ आंदोलन चलेंगे, और आंदोलनों में सीधा सीधा हमारी जो लड़ाई है वो पूंजीवाद के खिलाफ रहेगी। विभिन्न इसमें किसान यूनियन की हम बात करें तो किसानों द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग आंदोलन किए गए हैं, चाहे छोटे स्तर की बात करें चाहे बड़े स्तर की। उसमें बहुत सारे मुकदमे दर्ज किए गए थे जो अभी तक भी काफी पेंडिंग पड़े हैं। उस पर आप लोगों क्या देखिए, उस पर हमारा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि जो दिल्ली का आंदोलन जीता हुआ आंदोलन था, उस समय सरकार के साथ समझौता हुआ। उस समझौते के तहत जो एफआईआर पुलिस स्टेशन में थी, जिनके चालान पेश नहीं हुए थे, वो रद्द होगी। लेकिन कुछ ऐसे मुकदमे रहे जो जिनके चालान पेश कर दिए गए, जो कोर्ट में थे, वो मुकदमे सरकार ने आदेश दिया कि इन मुकदमों को, उनमें कुछ मुकदमे मेरे ऊपर भी हैं, कि इन मुकदमों को भी खारिज कर दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उन्होंने उस समय रोक लगा दी। ऐसे मुकदमे पेंडिंग हैं। रही उसके बाद और तमाम तरह के आंदोलन चलते हैं, उनमें कुछ मुकदमे दर्ज होते हैं, कुछ वापिस हुए, कुछ बचे हुए हैं। लेकिन हमने मोटा मोटी एक बात तय कर रखी है संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से या सभी संगठनों की ओर से, कि जब हमारे गिरेबान पर सरकार हाथ डालेगी तो हम एक हैं। आपने देखा पिछले दिनों चढ़ूनी जी की गिरफ्तारी हुई थी, तो सभी संगठनों ने, खापों ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने मिलकर के लड़ाई लड़ी कि आप ऐसे अगर कार्रवाई करोगे तो फिर हम एक मत होकर के लड़ेंगे। वहां ताकत दिखाई भी नहीं तो सरकार अब तक हरियाणा में तो किसी किसान नेता को छोड़ने वाली नहीं थी बाहर। तो वो मुकदमों में हमारी मोटा मोटी एक सहमति है कि ना कोई कोर्ट में जाएगा, ना कोई थाने में जाएगा, ना कोई नोटिस लेगा। अगर किसी भी किसान की गिरफ्तारी होगी तो फिर हम उसी जेल से अपना आंदोलन चलाएंगे जब तक वो बाहर नहीं आ जाएगा। हमारा एक मोटा मोटा नियम होता आंदोलन का कि हम कभी वकील करने में विश्वास नहीं रखते, हम कभी जमानत नहीं लेते, हमारी तो रिहाई होती है। जैसे टोहाना का आंदोलन आपने देखा, या चढ़ूनी जी जेल में गए थे, और हमारे तमाम नेता जाते हैं, तो हम तो रिहाई पे बाहर आते हैं। बिल्कुल रवि आज़ाद जी, बहुत सारी बातें करने का मन था लेकिन समय का अभाव है। और आपने सुना रवि आज़ाद को, इन्होंने कहा कि किसानों की लड़ाई लड़ना इनके संगठन का मकसद है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करना इनकी लड़ाई का अंतिम लक्ष्य है। उसके बाद आगे क्या होगा, कौन सत्ता बनाएगा और वो किसानों के हक में किस प्रकार के फैसले लेगा, या फिर से किसी रवि आज़ाद को उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज रवि आज़ाद से बात करके अच्छा लगा, और फिर किसी साथी के साथ चाय पर चर्चा होगी। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।